नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है आरजू साई। शुरुआत कर रहे हैं हम भूकंप से जुड़ी खबर के साथ, जहां नेपाल में भूकंप के बाद घर ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, एपिसेंटर भूकंप का जो था वो नेपाल में ही था, लिहाजा यहां पर ज्यादा नुकसान की आशंका है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की नेपाल में मौत हुई है और रिक्टर स्केल पर 6.3 इसकी तीव्रता मापी गई है भूकंप की। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। नेपाल से लगते चीन के कुछ इलाकों में भी और भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल रात करीब 2 बजे के आसपास तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकंड तक भीषण झटके महसूस किए गए हैं। तो आधी रात को ये करीब 2 बजे के आसपास भूकंप आया है। जैसे ही भूकंप आया, कई लोग जो सो रहे थे वो नींद से जाग गए। कुछ लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के आ गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नेपाल में जो घर ढह गया है जिसमें 6 लोगों के दबने की खबर है उसकी आप देख रहे हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ देर में। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी वहां से तफसील से जानकारी देंगे, वहां क्या कुछ अपडेट है और यहाँ भारत में भी क्या किसी तरह के कोई नुकसान हुआ है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, यहाँ हम देख रहे हैं मलबे की तस्वीरें नेपाल से आई हैं, यहाँ दिल्ली एनसीआर में, और माना जा रहा है कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, काफी वक्त तक रहे। 6.3 तीव्रता काफी ज्यादा होती है। क्या कोई नुकसान भारत में भी कोई खबर ऐसी? देखिए, भारत में अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि जो केंद्र बिंदु है, जो एपिसेंटर था, जो बड़ा अर्थक्वेक 1:57 पर रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी तीव्रता 6.3 थी रिक्टर स्केल पर, वो पिथौरागढ़ के आसपास उसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। लेकिन भारत में इसका कोई नुकसान की खबर नहीं है अभी तक। जहां तक नेपाल का सवाल है, कुछ जिलों में कई दर्जन घर हैं जो ढह गए। देखिए, जो पहला एक अर्थक्वेक आया था कल रात 8:57 के आसपास, जिसकी तीव्रता 5 दशमलव के आसपास थी, और उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स आए, और उसके बाद सुबह 1:57 पर जो एक बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसको कि भारत में भी विशेषकर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे जो इलाके हैं वहां पे कल देर रात को भी बहुत सारे लोग थे जो उठ गए। मैं ट्विटर पर देख रहा था, लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और बहुत बड़े झटके थे, मैंने खुद भी महसूस किया गया। और ये कुछ करीब 1 मिनट से कुछ ज्यादा समय तक मुझे लगता है कि भूकंप के झटके मैंने महसूस किए। और लेकिन क्योंकि इसका केंद्र बिंदु नेपाल में था, क्योंकि अभी एक खबर आ रही है न्यूज एजेंसी के हवाले से कि कम से कम 2 अर्थक्वेक आए उस बीच में, उस करीब 15-16 मिनट में। 1:57 पर एक अर्थक्वेक आया जिसकी तीव्रता 6.3 थी। उसके बाद 2:12 के आसपास 6.6 की तीव्रता वाली एक दूसरे भूकंप को भी नेपाल के एक दूसरे हिस्से में रिकॉर्ड किया गया है। 3 आफ्टर शॉक हैं, ट्रेमर्स भी लोगों ने महसूस किया। और निश्चित तौर पर जब भी भूकंप 5 या उसकी ऊपर की तीव्रता वाला होता है। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से ये कंडीशन रही है नेपाल में और उत्तर भारत में, वो आपको दिखाते हैं। पता चला कि भाई जमीन हिली है। ज्यादा तेज झटके थे? हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। थोड़ा सा झटका महसूस किया। अच्छा, क्या उस वक्त आप कर रहे थे जिस वक्त भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। वह जब महसूस हुआ है जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अर्थक्वेक आया तो गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे, और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे, गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज था। ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का,
कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोग। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। 1:30 से 2 के बीच में आया था। हल्का बहुत, हम लोग ऑटो में बैठे थे, ऑटो से निकल के भाग गए। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका महसूस हुआ तो लोग ऑटो से निकल के भाग गए हम लोग। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा। हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। 1:58 पर कैसा महसूस हुआ आपको? महसूस थोड़ा हुआ, बगल में आदमी थे वो जगाए, उसके बाद जग गए। झटका सा महसूस हुआ। क्या किया? हम जल्दी से घर से बाहर निकल गए, घर के लोगों को बाहर निकाले। पंखा देखे वो भी हिल रहा था, सब सामान इधर उधर एकदम माने हिल रहा था। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अब तेज होता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के रण में उतरेंगे। पीएम मोदी कांगड़ा के चंबा और हमीरपुर के सुजानपुर में रैलियां करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इससे पहले 5 नवंबर को मंडी और सोलन में भी एक रैली कर चुके हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी आज हिमाचल प्रदेश में होंगे। खड़गे जो हैं शिमला ग्रामीण और नालागढ़ में एक रैली को संबोधित करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता चला जा रहा है और कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद यहां पर सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों से है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली का उनका जो चुनावी वादा है, उन्हें उन कर्मचारियों को वोट उनके जरूर दिलाएगा और कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो वादा वो करती है वो निभाती है। इस संबंध में कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां उनकी सरकारें हैं, किस तरह से पेंशन बहाली पर काम किया, उसको लेकर सामने आ रही है कांग्रेस। देखना ये होगा कि बीजेपी ने प्रचार में पीएम मोदी को उतार दिया है कि जनता अब किसके पक्ष में ये फैसला देती है। 42 साल की पूजा सब्बरवाल धर्मशाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनको नौकरी 2003 के बाद मिली, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा हर बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो अपना वोट बदलने की बात कर रही हैं। 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है उसमें जहां मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है, तो पुरानी पेंशन में से 40,000 मिलेंगे। लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हिमाचल के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मनहास हिमाचल सरकार में क्लर्क हैं। उनका कहना है कि इतनी महंगाई में तो पेंशन और भी जरूरी हो गई है। पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है।
तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए। बीजेपी के भारी भरकम प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे पहले थोड़ा कमजोर नजर आ रही कांग्रेस पूरा चुनाव कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर पुरानी पेंशन योजना पर लड़ रही है। अगर ये कांग्रेस के प्रदेशों में ये मांग पूरी हो सकती है, अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही? चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसने हिमाचल सरकार की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेगी। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया, किसने? केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। बागियों से पहले ही बीजेपी परेशान है। उसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है। प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पीएम मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। चुनौती यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल में जो राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी चाहते हैं, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल मार्केट कर रही है। भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन की, तुम छत्तीसगढ़ में की, तो हम हिमाचल में भी आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नैया कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल के जरिए वापस पार लगती है या नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 2 महीने तक दक्षिण भारत के 5 राज्यों का दौरा करने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र में है। राज्य में 14 दिनों के कार्यक्रम में यात्रा में शामिल लोग 382 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, अब महाराष्ट्र में चल रही है और यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, शरद पवार हैं, चाहे आदित्य ठाकरे, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। मंगलवार के दिन इसी तरह नाचते गाते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजरती नजर आई। सोमवार रात तेलंगाना की अपनी यात्रा पूरा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नांदेड़ के देगलूर इलाके में पहुंचे और महाराष्ट्र में 14 दिनों की अपनी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। सोमवार रात छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अभिवादन के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है, तो ये देश की हालत है। और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। इस यात्रा में बड़े पैमाने पर जुट रही भीड़ देखकर कांग्रेस दावा कर रही है कि इससे देश को भी फायदा होगा। कन्हैया कुमार से लेकर योगेंद्र यादव तक कई नेता इस यात्रा में चलते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। भारत जो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है वो इमोशनली भी जुड़ा रहे, पॉलिटिकली भी जुड़ा रहे, इकोनॉमिकली भी जुड़ा रहे, कल्चरली, रिलीजियसली भी जुड़ा रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक साउंड मैसेज है। सन 2019 में जिस तरह से बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया गया चुनाव में, तो मैंने कहा था इससे तो अच्छा मर जाओ तुम। कहते हैं ना कि अगर ये कर रहा है तो मर जाओ तुम, ये मैंने कहा था इसलिए कि बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे। मगर आज अगर वो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सड़क पे उतरी है तो मेरा फर्ज होता है उसका समर्थन करूं। 57 वर्षीय वृंदा शेरे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं। सन 1985 में वो राजीव गांधी से मिली थी और इस यात्रा में वो केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए 2 दिनों से चल रही हैं। मंगलवार के दिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला बैक पेन है। So you are walking with the pain? मैंने बोला हाँ। फिर are you not treating it? तो मैंने बोला नहीं, it is beyond treatment because my entire spinal cord is damaged. Don't listen to doctors. ठीक है, मैं हंसी। फिर I kissed him on his cheek
उनको आशीर्वाद दिया एंड देन आई मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और मंगलवार के दिन इस यात्रा में मौजूद सेवा दल के नेता कृष्ण कुमार पांडे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर दिन भर की बची हुई यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के 14 दिनों की अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी 5 जिलों का दौरा करेंगे और इस सब के बीच जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर जाने का मुद्दा हो, वो राहुल गांधी उठाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना एनसीपी के भी नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश की। जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सुबह 10 बजे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाएंगी। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2024 तक नए CJI जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल होगा। आपको ये भी बता दें कि उनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ 7 साल से ज्यादा समय तक CJI रहे थे। न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार होगा कि पिता पुत्र CJI बने हों। खास बात ये भी है कि देश के नए CJI जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कई बार अपने पिता और देश के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस YV चंद्रचूड़ के फैसलों को पलट दिया। नए CJI जस्टिस चंद्रचूड़ को कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर उनके हालिया फैसला काफी सुर्खियां बटोर चुका है। और छावला गैंगरेप के बारे में बात करते हैं। छावला में 19 साल की लड़की से गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। मृतक के परिजन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी। उनका कहना है कि उन्हें आरोपी राहुल, अनिल और रवि से जान का खतरा है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी कोर्ट में उन्हें जान से मारने की धमकियां देते रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पीड़ितों के खतरे का पहले मूल्यांकन करेगी और उसके बाद ही सुरक्षा देने पर फैसला लेगी। गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली है। इस बीच पीड़ित को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। मंगलवार को भी उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता और गढ़वाली समाज इस मामले को लेकर उनकी बैठक हुई और पीड़ित परिवार को उन्होंने आश्वासन भी दिया। दरअसल इस मामले में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो आरोपी हैं वो इस तरह से रिहा हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाहियां एक रिहाई का एक बहुत बड़ा आधार बनी, जिसकी वजह से ये रिहा हो पाया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये सवाल किया कि आखिर किस आधार पर ये सजा हुई। ये अपराध पूरे समाज के साथ किया गया है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है। साथ ही ये भी कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सजा बरकरार रखें या नहीं। दिल्ली पुलिस ने सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया। दलील दी गई कि इसकी वजह से बेटियों को शाम को बाहर नहीं भेजते। दोषियों ने बलात्कार के बाद मृत शरीर का अपमान किया। अब सवाल ये भी है कि किस आधार पर आरोपियों को रिहा कर दिया गया। आरोपियों के DNA टेस्ट सैंपल्स 11 दिन तक पुलिस थाने के मालखाने में ही पड़े रहे। बिना किसी सुरक्षा के मालखाने में ये सैंपल्स रहे। 11 दिन बाद इन सैंपल्स को CFSL लैब में जांच के लिए भेजा गया और इसी लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और निचली अदालत अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया। और अब बात करते हैं MCD चुनावों की। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है और इसके तहत पार्टी ने कूड़े पर जन संवाद नाम से चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अब 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और MCD के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए पार्टियों ने कमर कस ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों के लिए कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, इसलिए कूड़े पर जनसंवाद करके बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है।
एमसीडी का एक सबसे जरूरी काम क्या होता है बताइए? साफ सफाई। अब आप बताओ कि आपके इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? जिसको लगता है नहीं होती जरा हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए, बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। नहीं होती है ना सफाई? क्या समस्या बता रही हैं? यही कूड़े की। मैं तो रोज जमादार को बोलती हूँ ऊपर से आके नीचे कूड़ा उठाओ, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे को बोलो। मैं किसको ढूंढूं जाके? इतनी उम्र में कहाँ आएगा, कौन सफाई करेगा आके? हमें पैसे देने पड़ते हैं उनको कूड़ा उठाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एमसीडी के किसी भी बोल दो, वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है, आप किसी और को दे दीजिएगा। वो दे दीजिए 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, आप एक बोरी एक कट्टा उठाएगा और जाके दे आएगा। जगह जगह पानी का सीवरेज है वो भी खुला है, ढक्कन भी बंद नहीं है, पानी के खड्डे भरे हुए हैं। अगर कर्मचारी को बोलो कि आप ये जरा साफ कर दीजिए, रोड क्लीन करो, नहीं है हमारा काम नहीं, हम ये इतना पानी कैसे निकालेंगे? आम आदमी पार्टी दिल्ली की 3 बड़ी लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा और ओखला को दिखाकर यह दावा कर रही है कि बीजेपी 16 और ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रही है, इसलिए इस बार बीजेपी नहीं आपको मौका दें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी साफ सफाई और कूड़े का मुद्दा उठाकर सफाई कर्मियों का अपमान कर रही है। जिन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, आज वो लोग 60,000 सफाई कर्मी जो अपने घर से निकलते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, जो अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की नहीं चिंता करते हैं, ऐसे 60,000 सफाई कर्मियों का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठाकर घरों के उठाकर गंदगी को साफ करते हैं। 2014 से अब तक दिल्ली में चुनावों का पैटर्न कुछ इस तरह रहा है। 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों बीजेपी जीती। 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों आम आदमी पार्टी जीती। अभी तक नगर निगम चुनाव एक ही हुआ है, वो बीजेपी जीती है। दूसरा नगर निगम चुनाव हो रहा है। बीजेपी इस पैटर्न को बरकरार रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी का विजय रथ रोककर एक नया पैटर्न सेट करेगी, ये दिल्ली की जनता बताएगी 7 दिसंबर को। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले उनकी तस्वीरें सामने आई थी शौचालय साफ करते हुए, और इस दफा उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील की, लेकिन अजीब बयान दे दिया। बिल्कुल बेहद अजीबोगरीब उन्होंने सलाह दी है, उस पर देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र सफाई को लेकर कुछ ज्यादा जागरूक हैं। कभी स्कूल में शौचालय साफ करते दिखते हैं, कभी नाला साफ करते हैं, लेकिन इस दफे रीवा में जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ अजीब सलाह दे डाली। और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो ताऊं करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो कई अजीबोगरीब बयान देकर विवाद में फंस चुके हैं। हाल में जबलपुर में प्रोटोकॉल में चूक होने पर वो ऑटो में बैठकर स्टेशन चले गए थे, तब अधिकारी 40 किलोमीटर दूर उन्हें मनाने पहुंचे थे। रीवा से जावेद के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अग्निपथ योजना को देश भर में विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अब महिला अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। सेना में महिला अग्निवीरों की पहली भर्ती अंबाला में शुरू हुई है। इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आई 800 से ज्यादा लड़कियां शामिल हो रही हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है लड़कियों का ये पूरा इम्तिहान। देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सेना में अग्निवीर बनने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की लड़कियां मंगलवार को अंबाला कैंट पहुंची। अग्निवीर की भर्ती के लिए 800 से ज्यादा लड़कियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा। सबसे पहले इनको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के आसपास पूरी करनी है। जो कामयाब रहीं, उनका फिर दूसरा टेस्ट होता है। सबसे पहला चरण जब महिला अग्निवीरों की भर्ती होती है तो सबसे पहली जो पहला चरण होता है वो 1600 मीटर की इस रेस को कंप्लीट करने का होता है। अब जब इस रेस को कंप्लीट करती हैं ये महिला अग्निवीर
तब उसके बाद में यहाँ हम देखिए इस जगह पर तमाम सारी महिला अग्निवीर बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन होता है। इन महिला अग्निवीरों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और बाकायदा इनकी जो जांच है वो यहाँ पर हो रही है। दौड़ के बाद इनको छलांग लगाने के 2 और टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कड़े फिजिकल टेस्ट के चलते लड़कों के मुकाबले अभी लड़कियों की इतनी भीड़ सेंटर पर नहीं दिखाई दे रही है। हमें फिजिकल टेस्ट में सफलता हासिल करने वाली शिक्षा, ज्योति और अनुजा से मिलवाया गया। ये तीनों हरियाणा के अलग अलग जगहों से हैं। हम सुबह 4 बजे उठते थे। अपना आधा घंटा अपना फ्रेश वगैरह होके हम जाते थे रनिंग के लिए। ट्रैक तो था नहीं था सर, हमने सड़क पे ही तैयारी की अपने। तो लोग हंसते नहीं थे कि लड़की होकर तुम सेना में जाओगे? सर ऐसे बंदे भी मिलते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और ऐसे भी हैं हंसने वाले भी हैं, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। अच्छा। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बेटा अच्छा करोगे, करो ये करो वो करो, मतलब किसी की मत सुनो, जो आपका मन करता है वो करो। मेरा एम मेन ये था कि मेरा सेना में जाने का सपना था। अब ये जिंदगी भर के लिए हो या केवल 4 साल के लिए, लेकिन जाना आर्मी में ही था। इंडियन आर्मी भर्ती शेड्यूल तो ये था कि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गांव से बिलोंग करते हैं तो स्टेडियम वगैरह में इतना जा नहीं पाते हैं, तो वही रोड या फिर जैसे नहर वगैरह होते हैं उन्हीं पे करना पड़ता है। लेकिन ये था कि फैमिली में सबका सपोर्ट अच्छा था। वही है कि टांगे खींचने वाले भी मिलते हैं, रोकने वाले भी मिलते हैं कि क्या ही करेगी लड़की है, आर्मी में जाके क्या करेगी, कोई और जॉब कर दो, लेकिन वही अपना एक एम होता है। देश भर में अलग अलग 10 जगहों पर महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। नौसेना में भी महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वायुसेना का अगले साल होगा। जहां तक 2022-23 की रिक्रूटमेंट रैली का सवाल है, तो अभी आप यहां पे हैं। ये रैली 7 नवंबर को शुरू हुई और ये कल तक चलेगी। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, और काफ़ी तादाद में बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। महिला अग्निवीर बनने के लिए देश भर से करीब 80,000 लड़कियों ने आवेदन किया है। सेना में महिला अग्निवीरों की ये पहली भर्ती है। महिला अग्निवीरों का चयन होने के बाद सेना में इनकी तैनाती मिलिट्री पुलिस के तौर पर होगी। अंबाला से पवन तिवारी और अंकुर कपूर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो लगातार चल रहा है, और रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध के खिलाफ है, लेकिन रूस के मामले में किसी दबाव में नहीं आने वाला है। भारत के विदेश मंत्री ऐसे समय में मॉस्को पहुंचे हैं जब अधिकतर दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस के लगातार व्यापार रिश्तों पर पश्चिमी देशों की तरफ से दबाव है। एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव और उप प्रधानमंत्री और ट्रेड इंडस्ट्री मंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत दबाव में आने वाला नहीं। I can say a lot about India-Russia relations. I think हम भारत और रूस के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं यहाँ अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इसलिए हूँ ताकि इस रिश्ते को हम और आगे ले जा सकें, जिससे लंबे समय तक हमारे संबंध बने रहें। रूस हमारे लिए एक नियमित साथी रहा है। कई दशकों से हमारे जो रिश्ते रहे हैं उससे दोनों को काफी फायदा हुआ है। रूस जिस तरह से दशकों से हमारे साथ खड़ा रहा है, हम भी उसी तरह आगे रूस के साथ मित्रता निभाएंगे। of our relationship over many decades would confirm that it has actually served both our countries very, very well. So if it has served my country very, very well for many decades. लेकिन बात यूक्रेन युद्ध पर भी हुई। भारत ने साफ कहा कि युद्ध के कारण कई देशों पर आर्थिक दबाव है और वो चाहता है कि बातचीत से हल निकाला जाए। As Prime Minister Modi conveyed to President Putin in Samarkand. सितंबर में समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। हम खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा को लेकर गंभीर हैं। कोरोना के 2 सालों में सब ने परेशानियां झेली हैं। इसका असर सारी दुनिया में दिखाई दिया है। The global south especially is feeling this pain very acutely. कई अहम मुद्दों पर बात हुई। उनमें ऑयल प्राइस कैप, एनर्जी, सैन्य तकनीकी, मानवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शामिल हैं।
लेकिन इस दौरे से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि भारत के लिए रूस से रिश्ते कई कारणों से अहम हैं और वो पश्चिम के दबाव में नहीं आने वाला। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जया, कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज होता है, इसलिए प्यार के खातिर कुछ लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते हैं। बिल्कुल, कहानी आपको दिखाते हैं। राजस्थान के भरतपुर से एक छोटे से गांव से आई है, जहां एक महिला ने अपना जेंडर तक चेंज करा लिया प्यार की खातिर। देखते हैं रिपोर्ट। शारीरिक शिक्षक मीरा को अपने ही स्कूल की छात्रा कल्पना से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि मीरा लिंग परिवर्तन कराकर लड़का बन गईं। उन्होंने कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन कल्पना ने बताया कि दोनों में प्यार था, इसलिए शादी कर ली। ये सर्जरी भी ना करवाते तो भी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मीरा अब आरव हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लड़की के तौर पर जन्म जरूर लिया, लेकिन खुद को लड़का महसूस करती रही। स्कूल के गांव में ही कल्पना से भेंट हुई, जो खेलने में बहुत अच्छी थी। वो उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी, तो लिंग परिवर्तन कराकर उन्होंने कल्पना से शादी कर ली। मेरे को पहले से बहुत दिक्कतें थी, तो मेरे से क्या अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मैंने पहली सर्जरी 2019 25 दिसंबर को करवाई थी। ये मेरी स्कूल में स्टूडेंट रही हैं 10th क्लास में। मैंने इनको कबड्डी खिलाया था। हमारे दोनों फैमिली बहुत खुश हैं इस शादी से, उनके डिसीजन से, उनकी सहमति से, सबके हमने इच्छा से ये शादी की है। आज तक सूट सलवार कतई पहनी ही नहीं है, बच्चापन से ही। मैं बहुत अटको खुश हूँ बेटा, मैं जो करो तो मुँह पर अटक नहीं बजा। यहाँ मामला डीग तहसील का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश हैं। दोनों की शादी परिवारों की इच्छा के साथ संपन्न हुई। डीग भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक। और शुरुआत हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर अब वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई है। बीजेपी की कांग्रेस से सीधी चुनौती यहां पर मानी जा रही है, लेकिन अपनी ही पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने बीजेपी के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा, जया, अगर किसी बात की हो रही है तो वो प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल की हो रही है। बिल्कुल, काफी ज्यादा वो फोन कॉल वायरल भी हुआ। फतेहपुर से दरअसल बागी उम्मीदवार कृपाल परमार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन कर चुनाव नहीं लड़ने को कहा। बावजूद इसके कृपाल परमार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने कृपाल परमार से पूरी बातचीत की। क्यों वो बागी हो गए, क्या नाराजगियां हैं, देखते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। हिमाचल चुनाव को लेकर के अक्सर थोड़ी चर्चा देश भर में कम होती है। पहाड़ी राज्य है, कम सीटें आती हैं, लेकिन इस बार के चुनाव खास हैं। एक बहुत बड़ी हाईलाइट है इस चुनाव की, वो है प्रधानमंत्री मोदी का एक फोन कॉल। प्रधानमंत्री मोदी का एक फोन कॉल गया उनके एक पुराने साथी जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कृपाल परमार, जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कृपाल जी को फोन किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। कांग्रेस उसको लेकर के मोदी जी से लेकर बीजेपी को घेर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप नॉमिनेशन विड्रॉ कर लीजिए। कृपाल परमार टिकट ना मिलने के बाद बीजेपी से हिमाचल की फतेहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे कई बागी पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं जो चुनाव में हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुराने साथी को मनाने के लिए फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मोदी जी, परमार जी ने बोला कि मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरा तुम पर हक है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। परमार जी ने बोला हक तो मेरा भी है मोदी जी, मेरा तुम पर हक है, नहीं चलेगा ये। परमार जी ने बोला कि मोदी जी, नड्डा जी ने मुझे जलील किया है 15 साल। मोदी जी ने कहा सुन लीजिए, अगर तुम्हारी जिंदगी में मोदी का कोई रोल है तो परमार जी बोलते हैं बहुत रोल है। फिर मोदी जी बोलते हैं मैंने तुम्हें जो फोन किया है उस फोन की कीमत कम मत आंकना। परमार जी कहते हैं कम नहीं आंक रहा हूं, ये फोन मेरे लिए भगवान का आदेश है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया कृपाल जी को कि वो चुनाव से विड्रॉ कर लें, चुनाव ना लड़ें। अब कृपाल परमार जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं।
तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉल असल में आया था? पहले तो उसकी पुष्टि कर लेते हैं। कृपाल जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, गलत है। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको फोन किया था? जी। किस तारीख को? 30 को। 30 तारीख। 30 तारीख को। पहले तो बाकी चीजों में आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से रिश्ता कितना पुराना है आपका? मेरा कोई 25 साल का। जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश का महामंत्री था, तो हम लोग काफ़ी हमने उनको ट्रैवल किया। जो प्रवास जाते थे तो हम कई बार उनके साथ रहते थे। तो मेरा उनके साथ पारिवारिक रिश्ता है। वो मेरे बड़े बुजुर्गों के समान हैं, और बड़े बुजुर्ग भी नहीं, मैं तो उनको देवतुल्य मानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये भगवान का आदेश है। अच्छा, आपने तो ये फोन कॉल की पुष्टि कर रहे हैं कृपाल परमार साहब, जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। आप मोदी जी के इतने घनिष्ठ हैं, सब जानते हैं, हिमाचल तो सब जानते ही हैं। अब पहले तो ये बताइए कि मोदी जी ने फोन किया, उसके बाद आपने जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे बागी होके, आप घर बैठ गए कि चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लड़ रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी। मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता, क्योंकि 29 को विड्रॉल थी 3 बजे तक, अगर 3 बजने को 5 मिनट में भी आ जाता तो मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता, मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉ कर लेता। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया। उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था, विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था। अगर मैं चुनाव से हट जाता तो मेरे नाम पे अगर 10-20 वोट पड़ जाते तो सारी जिंदगी के लिए मेरे लिए कलंक साबित होता। तो फिर आपने कहा कि लड़ी लो? फिर नहीं लड़ी लो, मेरे पास चारा कोई नहीं था कि अगर वो पहले मेरे को कॉल आ जाती तो निश्चित रूप से 1 सेकंड भी ना लगाता मैं विड्रॉ करने में, किसी को ना पूछता, मैं विड्रॉ कर जाता। लेकिन उनको भी बाद में बताया गया, तो ये भी मेरे खिलाफ साजिश है कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो कि इसको बिल्कुल ही खत्म कर दो। तो आप, और ये मेरे साथ पिछले कई सालों से हो रहा था, और खास करके जब 2017 में मेरे को टिकट मिला, उसके बाद तो जलालत की प्रकाष्ठा हो गई कि मैं कैसे जी रहा था और कैसे मैं मर के जी रहा था। तो आपने पार्टी, मतलब आप अभी प्रचार कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए? बताइए दर्शक। प्रचार कर रहे हैं। मैं फाइट में हूँ। बीजेपी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो फाइट में नहीं है, हमारा और कांग्रेस का मुकाबला है। कांग्रेस का मुकाबला है जी। आपकी इतनी बेइज्जती किसने की? आप किससे इतने ज्यादा आहत हैं? ये कौन लोग हैं? आपने बोला कि ये लोग मुझे मेरा जीना मुश्किल कर दिया, इन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, ये कौन लोग हैं? नहीं देखो ना, प्रदेश स्तर पे तो 2-3 लोग हैं, लेकिन जब सारा मामला जाता तो नड्डा जी के पास जाता था। नड्डा जी मेरे बचपन के साथी हैं, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं। 4 साल हम एक सेक्शन में, एक फ्लोर पे, एक हॉस्टल में, साथ वाले कमरों में रहे हैं। और 2017 में जो टिकट मिलने के बाद वो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दोस्त ही सारे दुश्मन हो गए। 2017 में एक राइवल को खड़ा किया यहाँ पे, उसको फंडिंग की गई। स्टेट प्रेसिडेंट आके उसको खड़ा होने के लिए प्रेरित कर गया और फंडिंग कर गया। मैंने ये बात जब हाई कमांड के सामने रखी तो उस पर कुछ नहीं हुआ। मेरा मजाक उड़ाया जाने लगा कि तुम्हारे फैसले तो ऊपर होते हैं। इस सरकार में जो सत्ताधारी लोग थे, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक, वो सारे मेरे समकालीन थे, मेरे समकक्ष थे। लेकिन मैं चुनाव 1200 वोटों से हार गया तो इसका इतना फर्क पड़ गया कि मैं इस सरकार में किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन का मेंबर तक नहीं हूं। आपने टिकट मांगा था, इस बार मांग ही रहे थे? नहीं, पीछे जो मेरे जिनसे मैं हारा था, जो आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जो कांग्रेस के एमएलए थे, उनका पिछले साल देहांत हो गया था। पिछले साल उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उसी बलदेव ठाकुर को जो मेरे खिलाफ लड़ा था उसको पार्टी मिला के टिकट दे दिया। अच्छा, तो आपको नहीं दिया? हाँ, मेरे को नहीं दिया। फिर नड्डा जी ने मेरे से बात की कि नहीं, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर मुख्यमंत्री जी आए, यहाँ से मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए कि आपका पूरा मान सम्मान होगा, आप ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैंने कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 4-0 का रिजल्ट आया और मुझे एक पार्टी ऑफिस से फोन कॉल आता है कि जो 24 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक होने वाली उसमें आप नहीं आएंगे।
तो मैंने उसको पूछा भी क्यों नहीं आएंगे कि जी ये ऊपर से देश है। मैं किसने कहा? स्टेट प्रेसिडेंट ने। तो मैंने स्टेट प्रेसिडेंट को पूछा तो उसने कहा जी आपको इस बैठक में नहीं आना। तो मैंने कहा जी कि आप मुझे पद से हटा सकते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन पद पे रहते हुए मुझे मीटिंग से नहीं रोक सकते। अगर मैं मीटिंग में, अगर मैं पदाधिकारी हूं तो मैं पदाधिकारी की मीटिंग में आऊंगा, अगर आप मुझे रोकते हैं तो फिर जेल इस्तीफा। मैंने एक लाइन का इस्तीफा उनको भेज दिया। फिर बवाल मचा, फिर नड्डा जी बीच में आए। फिर नड्डा जी ने आपको रोका नहीं इस बार जब आपने भर दिया? जब पहले तो पता, नड्डा जी को तो पता ही था कि आप लड़ने वाले। नड्डा जी को पता, नड्डा जी को तो मैंने पहले बोल दिया था कि आप टिकट नहीं दोगे मैं चुनाव लड़ूंगा। जब मुझे बताओ कि क्यों नहीं। तो अब आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी की तो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं है लड़ाई में। वो इतना बदनाम आदमी है कि जहां गांव में जाते हैं कोई ना कोई उसका शिकार मिल जाता है, उसका विक्टिम मिल जाता है। तो ये बताइए परमार साहब, अगर मान लीजिए कल अभी तो नतीजे नहीं आए, आप चुनाव जीत जाते हैं, आप लड़ रहे हैं, तैयारी से लड़ रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कॉल भी आया, आपने बताया कि फिर अब लड़ रहे हो तो लड़ ही ले, आप जीत जाते हैं, फिर जीतने के बाद किसका समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से बीजेपी का। मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए, विचारधारा के लिए। 40 साल जिंदगी का 2/3 होता है। लेकिन आप बहुत जबरदस्त आदमी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कॉल आने के बाद चुनाव भी, मतलब आप लड़ रहे हैं, घर बैठ जाता आदमी, कमरे में बंद हो जाता आदमी, प्रचार करता है कि मुझे वोट मत देना, और आप लड़ रहे हैं अच्छे से, तो ये भी आपकी एक। जी आप कल्पना करके देखिए कि 40-42 साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा, जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया, जिस पर कोई आरोप नहीं है, शांति से, शालीनता से पार्टी का काम करता है, 25 साल से लगातार प्रदेश का पदाधिकारी है, राज्यसभा का सांसद रहा है, वहां भी परफॉर्म करके दिया है, पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजन किया है, जो भी काम एक कार्यकर्ता को करना होता किया है। अगर मैं इस हालत में पहुंचा हूं तो आप मेरे दिल पे की चोट को समझिए ना, कि मुझे नड्डा जी से ज्यादा है। मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया, और जब मेरे भगवान की कॉल आई तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा था। भगवान यानी मोदी जी की कॉल आई तो जवाब देने के काबिल नहीं। अभी भी देखिए मोदी जी की तस्वीर वहां लगी हुई है आपके घर में, मोदी जी से आप हाथ मिला रहे हैं, तो वो तस्वीर दिखाइए माले जी, वो जो तस्वीर लगी हुई है वहां पर, अभी मोदी जी के साथ फोटो लगा रखी, भले ही आप उनकी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपके संबंध मोदी जी से, तो फिलहाल हमने कृपाल परमार जी से बात की, उन्होंने अपनी सारी बात रखी कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो है। अच्छा ठीक है, मनु सिंघवी साहब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई काम नहीं है और बड़ी बदनामी भी हो रही है। वैसे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी है सर, प्रधानमंत्री पद के। नहीं सर, प्रधानमंत्री पद पर रह करके आप किसी को, आप संवैधानिक पद पर रह करके किसी कैंडिडेट को फोन नहीं कर सकते हैं आप विड्रॉ करने के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। नहीं है। ऐसा है कि उन्होंने किसी कैंडिडेट को फोन नहीं किया है, उन्होंने कृपाल परमार को फोन किया है। अरे सर आप जज्बाती हो रहे हैं, मैं आपको जज्बाती नहीं हो रहे, मैं टेक्निकल और लीगल जवाब दे रहा हूँ आपको। उन्होंने अपने संबंधों के आधार पे फोन किया है। चलिए ठीक, उन्होंने उनका जो मेरे पे हक है उसके कारण फोन किया है। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि उनका हक है तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? कांग्रेस तो कह रही है बागियों को प्रधानमंत्री का काम नहीं है। नहीं, बागियों किसी को फोन नहीं किया उन्होंने, मुझे फोन किया क्योंकि उनका मेरे पे अधिकार था, उनका हक था, और यही बात उन्होंने कही है। ठीक है। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका अधिकार था, और मैं आपको तथ्य दे सकता हूं कि मेरे उनके रिलेशन कैसे हैं। समझ रहा हूं, वो हो गया, जाहिर से उन्होंने। और अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो उन्होंने जो किया वो बुजुर्गों का हक था, और मैं जो कर रहा हूं वो बच्चों का हक है। ठीक है। खैर, कृपाल परमार साहब इतने साल सीजन पॉलिटिशियन है, वैसे जो हमारा अनुभव है उसके मुताबिक कृपाल परमार साहब की जगह कोई और होता, प्रधानमंत्री मोदी का फोन आता तो कमरा बंद कर लेता और प्रचार करता कि मैं वोट नहीं मांगूंगा, मुझे वोट मत दीजिए। लेकिन कृपाल परमार साहब सांसद रहे हैं, उनकी अपनी संवेदनाएं हैं, उनका अपना यहाँ पर परिस्थितियां हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत करके आएंगे। तो ये हिमाचल चुनाव की सबसे बड़ी हाईलाइट कृपाल परमार जी और प्रधानमंत्री मोदी का वो फोन कॉल बन गया है, जिसको लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, और राजनीति है, जायज है। सहयोगी अशोक माले के साथ फतेहपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात करते हैं कल आए भूकंप की, जो कल रात करीब 2 बजे के आसपास आया और भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल में रहा। इस भूकंप के बाद वहां पर एक घर ढहा जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं और लिहाजा यहां पर जिस तरह का भूकंप 6.3 तीव्रता का आंका गया, अदिति, माना जा रहा है कि नेपाल में कई जगह नुकसान की खबरें हैं। बिल्कुल 6.3 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है और भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेपाल से जो लगते चीन के कुछ इलाके हैं वहां पर और भारत में बिहार, यूपी समेत उत्तर भारत के कई इलाकों और दिल्ली एनसीआर तक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल रात करीब 2 बजे के करीब भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकेंड तक लोगों को ये झटके महसूस हुए हैं। और आफ्टर शॉक भी आए थे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जैसा कि बता रहे थे, नेपाल में 1:57 में रात में ये भूकंप आया और उसके बाद 2:12 पर एक बार फिर से आफ्टर शॉक आया 6.6 तीव्रता का। सुनते हैं जब ये भूकंप आया है लोग क्या कर रहे थे, किस तरह से थोड़ा घबरा भी गए, सुनते हैं। पता चला कि भाई जमीन हिली है। ज्यादा तेज झटके थे? हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है, थोड़ा सा झटका महसूस किया। अच्छा, क्या उस वक्त आप कर रहे थे जिस वक्त भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। वह जब महसूस हुआ है जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद में बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे, गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज था। ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ क्योंकि काफ़ी तेज आया था। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोग का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। 1:30 से 2 के बीच में आया था, हल्का बहुत। हम लोग ऑटो में बैठे थे, ऑटो से निकल के भाग गए। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका महसूस था, तुम लोग ऑटो से निकल के भाग गए हम लोग। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा। हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। 1:58 पर महसूस थोड़ा हुआ, बगल में आदमी थे वो जगाए, उसके बाद जग गए। झटका सा महसूस हुआ, हम जल्दी से घर से बाहर निकल गए, घर के लोगों को बाहर निकाले। पंखा देखे वो भी हिल रहा था, सब सामान इधर उधर एकदम माने हिल रहा था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, 6.3 जब तीव्रता मापी जाती है भूकंप की तो उसे अच्छा खासा माना जाता है। क्या कुछ खबरें इस भूकंप को लेकर मिल रही है? क्योंकि जो हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, लोगों को अच्छे खासे झटके महसूस हुए हैं और डर भी गए काफी लोग। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 3 अर्थक्वेक की खबर है नेपाल में। पहला अर्थक्वेक जो कल रात को आया था 8:52 के आसपास भारतीय समय के मुताबिक, उसकी तीव्रता जो है वो 5.7 थी। और उसके बाद फिर जो ये बड़ा भूकंप आया, नेपाल की जो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर है उसके मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 6.6 थी।
जबकि जो भारतीय नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है उसने इसको 6.3 रिक्टर स्केल पर आंका है। लेकिन फिर भी जब भी अर्थक्वेक 5 या उसके ऊपर की तीव्रता का होता है अदिति, तो इससे नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है, असर बहुत ज्यादा होता है। और जो आप प्रतिक्रियाएं अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसकी तीव्रता कितनी ज्यादा रही होगी। मैं मैप देख रहा था, जो दोती जिला है जहां पर 3 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है नेपाल में, कल रात करीब 9 बजे से आज सुबह 2 बजे के बीच में 3 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं दोती क्षेत्र में। वो करीब 570 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से। और अगर एपिसेंटर किसी अर्थक्वेक का दिल्ली से 570 किलोमीटर दूर था और जिस तरह के ट्रेमर हमने यहां पर महसूस किए, मुझे याद है मैं कल खुद एक कुर्सी पर बैठा था और वो कुर्सी करीब 1 मिनट तक हिलती रही और ऐसा लगा कि जो ट्रेमर हमने फेस किया वो बहुत ज्यादा था। आमतौर पर इतनी तीव्रता ट्रेमर की दिल्ली में नहीं मैंने महसूस की थी इससे पहले। और इसलिए दूसरा ये भी है कि ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है। और देखिए, जब भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 या उसके ऊपर की होती है और अगर वो पहाड़ी इलाका है तो वहां पर 2 तरह का असर होता है। एक तो है कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मैं देख रहा था दोती जिला जो है नेपाल का, वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, लेकिन पॉपुलेशन 2 लाख से कुछ ज्यादा ही है। यानी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है वहां पर। घर दूर हैं, पहाड़ी इलाका है और इसलिए वहां पर घर के टूटने का अंदेशा ज्यादा होता है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए नुकसान जान माल का कम होता है। और इसलिए देखिए, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6.6 थी, जो नेपाल की अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर की का आकलन है, और उसके बावजूद अभी तक जो नुकसान की खबर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी दोती रीजन में काफी नुकसान हुआ है। मैं वीडियोज और तस्वीरें हमने देखी है। करीब कई दर्जन घर जो है वो टूट गए हैं। 6 लोगों के डेथ की खबर कंफर्म हुई है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया अदिति कि जब भी इस तरह के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भूकंप आता है तो वहां पर नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन करने में भी समय लगता है, क्योंकि बिल्कुल आकलन करने में वक्त लगता है। और जैसा कि मैं देख रहा था तस्वीरें जी बिल्कुल हिमांशु, जैसा कि हमने देखा क्योंकि देर रात ये भूकंप आया था, 2 बजे के आसपास आया था और उसके बाद आफ्टर शॉक भी आया, जैसा कि आपने बताया 2:12 पर 6.6 का एक बार फिर से भूकंप आया था। नुकसान किस तरह का हुआ है, किस तरह की खबरें और आगे निकल कर आती है, लेकिन जाहिर सी बात है नेपाल में 6 लोगों की जान इस भूकंप के बाद गई है। और अब छावला गैंगरेप के बारे में बात करते हैं। छावला में 19 साल की लड़की से गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था और इस फैसले ने सबको हैरान किया था। मृतक पीड़ित के परिजन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस हैं। मंगलवार को पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है और उनका कहना है कि उन्होंने आरोपी राहुल, रवि और विनोद से जान का खतरा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि आरोपी कोर्ट में उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पीड़ितों के खतरे का मूल्यांकन कर रही है और उसके बाद ही वो सुरक्षा देने पर कोई फैसला लेगी। साथ ही गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। इस बीच पीड़ितों को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। मंगलवार को उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं और गढ़वाली समाज की भी इस मामले को लेकर बैठक हुई है। यहाँ पर कई तरह की बातें जो हैं वो भी अब सामने आ रही हैं कि क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो बार बार कह रहा है कि वो इस लड़ाई को यहाँ खत्म नहीं होने देगा। और इस मामले में शायद ही किसी ने दरअसल सोचा था कि आरोपी इस तरह से रिहा हो जाएंगे, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत का ये फैसला आया। लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाहियां जो है वो रिहाई का एक आधार बनी। आपको बताते हैं कि किस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये सवाल किया है कि आखिर किस आधार पर ये सजा हुई। ये बता रहे हैं कि ये अपराध पूरे समाज के साथ है, दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सजा बरकरार रहे या फिर नहीं। दिल्ली पुलिस ने सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया। दलील दी गई कि इसकी वजह से बेटियों को शाम को बाहर नहीं भेजा जाता। दोषियों ने बलात्कार के बाद जो पीड़िता उसका मृत शरीर है उसका भी अपमान किया था। और वही सवाल ये भी उठा कि क्या आधार रहे जिसके चलते देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरोपियों को रिहा कर दिया। तो जो आधार सामने आए हैं, जो आदेश की कॉपी आई, उसके डिटेल्स हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। उसमें ये कहा गया कि आरोपियों के जो DNA
टेस्ट के सैंपल्स थे वो 11 दिनों तक पुलिस थाने के माल खाने में पड़े रहे और बिना किसी सुरक्षा मानकों के वो माल खाने में सैंपल उनके पड़े रहे। 11 दिनों के बाद सैंपल CFSL लैब में जांच के लिए भेजे गए। इस लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और निचली अदालत अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया गया। और अब जिस तरह का मामला था जया, जिसे दिल्ली का और देश का दूसरा निर्भया कांड माना गया था और दर्दनाक ये मामला था, लेकिन इस सजा ने सबको हैरान कर दिया इस रिहाई ने। और अब दिल्ली के MCD चुनाव की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बना रही है। इसके तहत पार्टी ने कूड़े पर जनसंवाद नाम से चुनाव प्रचार भी शुरू किया, जिसमें लोगों से बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि MCD के चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं और MCD के एकीकरण के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब ये चुनाव होने जा रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों के लिए कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, इसलिए कूड़े पर जनसंवाद करके बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। MCD का एक सबसे जरूरी काम क्या होता है बताइए? साफ सफाई। अब आप बताओ कि आपके इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? जिसको लगता है नहीं होती जरा हाथ खड़े करके दिखा दीजिए। बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। नहीं होती है ना सफाई? क्या समस्या बता रही हैं? यही कूड़े की। मैं तो रोज जमादार को बोलती हूँ ऊपर से आके नीचे कूड़ा उठाओ, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे को बोलो। मैं किसको ढूंढूं जाके? इतनी उम्र में कहाँ आएगा, कौन सफाई करेगा आके? हमें पैसे देने पड़ते हैं उनको कूड़ा उठाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे MCD के किसी भी बोल दो, वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है, आप किसी और को दे दीजिएगा। वो दे दीजिए 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, आप एक बोरी एक कट्टा उठाएगा और जाके दे आएगा। जगह जगह पानी का सीवरेज है वो भी खुला है, ढक्कन भी बंद नहीं है, पानी के खड्डे भरे हुए हैं। अगर कर्मचारी को बोलो कि आप ये जरा साफ कर दीजिए, रोड क्लीन करो, नहीं है हमारा काम नहीं, हम ये इतना पानी कैसे निकालेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 3 बड़ी लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा और ओखला को दिखाकर ये दावा कर रही है कि बीजेपी 16 और ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रही है, इसलिए इस बार बीजेपी नहीं आपको मौका दें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी साफ सफाई और कूड़े का मुद्दा उठाकर सफाई कर्मियों का अपमान कर रही है। जिन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, आज वो लोग 60,000 सफाई कर्मी जो अपने घर से निकलते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, जो अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की नहीं चिंता करते हैं, ऐसे 60,000 सफाई कर्मियों का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठाकर घरों के उठाकर गंदगी को साफ करते हैं। 2014 से अब तक दिल्ली में चुनावों का पैटर्न कुछ इस तरह रहा है। 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों बीजेपी जीती। 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों आम आदमी पार्टी जीती। अभी तक नगर निगम चुनाव एक ही हुआ है, वो बीजेपी जीती है। दूसरा नगर निगम चुनाव हो रहा है। बीजेपी इस पैटर्न को बरकरार रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी का विजय रथ रोककर एक नया पैटर्न सेट करेगी, ये दिल्ली की जनता बताएगी 7 दिसंबर को। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की। दरअसल 5 नवंबर से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद होने के बाद एक बार फिर से आज स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलने के बाद बच्चे बहुत खुश हैं। लेकिन अदिति, अभी भी AQI की अगर हालत देखी जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं है, वेरी पुअर कैटेगरी अभी भी चल रही है। बिल्कुल, और प्रदूषण के चलते ही दिल्ली NCR के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया था और अब बच्चे जो हैं, लेकिन क्योंकि वो एक लंबा वक्त ऑनलाइन क्लासेस में गुजार चुके हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि जब स्कूल बंद होते हैं। लेकिन अब जब दोबारा स्कूल खुले हैं तो बच्चे खुश हैं। कुछ बच्चों से बातचीत की हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। और आज से स्कूल खुल चुके हैं। जो प्राइमरी के बच्चे थे वो भी अब स्कूल जाने लगे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 1st से 5th क्लास तक में। मैं दिल्ली के एक नॉर्थ दिल्ली के अंदर एक स्कूल है उसमें यहाँ खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब कुछ बच्चे मास्क भी लगा के जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो एक ये था कि एयर क्वालिटी है वो अभी भी एक तरीके से कम नहीं हुई है।
इतनी अच्छी प्रभाव नहीं है, प्रदूषण ही है। यहाँ देख सकते हैं। बाबू आप स्कूल जा रहे हो, आज कैसा लग रहा है? मतलब बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पॉल्यूशन भी तो नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो फिर क्या मास्क लगाओगे? मैं लेकर आएगा। लेके आए हो। आप भी आप आज कितने दिनों बाद स्कूल आ रहे हो? मैं अभी बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं इतने दिनों से छुट्टी ले रहा था। अच्छा, पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सा ये था। यस। अभी आज फील हुआ कुछ पॉल्यूशन लग रहा था आज तुम्हें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आज सही लग रहा है? आज बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चे तो कुछ कह रहे हैं कि आज पॉल्यूशन इन्हें यहाँ ठीक लग रहा है और आज इनका फिर से स्कूल खुले हैं तो एक अलग ही खुशी है बच्चों के अंदर, साफ तौर पर हम देख सकते हैं। और थोड़े पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या बाबू कौन सी क्लास में हो तुम? 9th में। क्या आज पॉल्यूशन लगा कुछ? नहीं। आज अब सही लग रहा है आपको? नहीं। अब यानी ठीक है। तो बच्चे देखिए आप बात करना चाहेंगे, आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में। आज सुबह उठे थे तो पॉल्यूशन लग रहा था कुछ? पॉल्यूशन लग रहा था? यस। हाँ, तो क्या अच्छा लग रहा है कि स्कूल में आना है या नहीं? स्कूल में आना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो बट पॉल्यूशन की वजह से थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी अब जा रहे हैं, छोड़ने आए हैं बच्चों को। थोड़ा सा पॉल्यूशन लगा था आप लोगों को आज लगा कि मतलब ये नहीं? 2 दिन बाद कंपैरेटिवली आज फिर ज्यादा लग रहा है। आज ज्यादा लग रहा है? मतलब 2-3 दिन से लग रहा था कि कुछ कंट्रोल में है, लेकिन आज फिर वापस। तो थोड़ा रिस्क लग रहा है कि बच्चों को फिर भेजना है? रिस्क पूरा लगता है, लेकिन क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? कुछ और ऑप्शन नहीं है ना। हाँ। तो क्या करेंगे? मतलब अभी ऑनलाइन क्लासेस भी बस मतलब कहने को रह गई हैं। हाँ। तो इसलिए क्या करेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन हाँ डेफिनेटली हैजार्ड है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज है। यानी देखिए पेरेंट्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको एक लग रहा है कि प्रॉब्लम है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं और कुछ बच्चों ने मास्क भी लगाया हुआ है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि बच्चों के लिए एक तरीके से खुशी तो होती है कि स्कूल दोबारा से खुल गए, लेकिन वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही बता पाते हैं कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है और उन बच्चों के लिए कितना एक रिस्क है। नई दिल्ली से अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए। और पिछले 2 घंटों में गुड मॉर्निंग इंडिया के हमारे खास शो में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और अब वक्त है आप उसमें से एक खबर को चुने। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है, दिल्ली NCR में भूकंप के झटके में महसूस किए गए। नेपाल रहा भूकंप का केंद्र, अब तक 6 मौतें वहां पर हो चुकी हैं। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री के फोन के बावजूद नहीं माने हैं बागी उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश के कृपाल परमार। और तीसरी खबर, कांग्रेस का ट्विटर ब्लॉक करने का जो आदेश था, कॉपीराइट उल्लंघन का मामला था, वो अदालत ने पलट दिया है और अब अकाउंट जो उनके हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे। चौथी खबर, दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अब रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी कर ली है। और पांचवी खबर, T20 वर्ल्ड कप में आज सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टक्कर। आपको करना ये, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की एक खबर को चुनना है जिसे हम आपको विस्तार से दिन भर दिखाएंगे।